हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी आहार, पोषण एवं स्वच्छता नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा चैप्टर 1 का 3rd लेक्चर हो गया है और आज उसका 4th लेक्चर है और यही आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट। इसके बाद हम आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज कराऊंगी स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आपको इसकी पूर्व की क्लासेस में भोजन क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, तो आपको हमने एक्सप्लेन किया था कि पोषक तत्व जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो 6 तरह के पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल। ये क्या है? आपके पोषक तत्व हैं। इनकी अनिवार्यता हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मोटर गाड़ी ये सब के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी को चलाने के लिए क्या है, भोजन में उपस्थित पोषण तत्वों की यानी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है स्टूडेंट। तो आइए आज हम बात करते हैं भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो जो भोज्य पदार्थ है यानी का क्लासिफिकेशन जो है स्टूडेंट हर 5 तरह से किया गया है। जैसे कि पहला है पोषक तत्वों के आधार पर, ठीक है। दूसरा है कार्य के आधार पर। तीसरा है नस्वरता के आधार पर। चौथा है उद्गम के आधार पर। और पांचवा क्या है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर स्टूडेंट, ठीक है। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण यानी फूड का वर्गीकरण कितने तरह से किया गया स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 5 तरीके से किया गया है यानी 5 टाइप से हुआ है इसका, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है आपका पोषक तत्वों के आधार पर। दूसरा है कार्य के आधार पर। तीसरा है नस्वरता के आधार पर। चौथा है उद्गम के आधार पर। और पांचवा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर स्टूडेंट यानी बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जो पोषक तत्वों को बांटा गया है तो 6 ग्रुप में बांटा गया है। तो पहला क्या है आपका कार्बोज समूह, ठीक है स्टूडेंट। देखिए पहला फर्स्ट क्या है आपका कार्बोज समूह। दूसरा क्या है वसा समूह। तीसरा क्या है प्रोटीन समूह। चौथा क्या है विटामिन समूह। और पांचवा है खनिज लवण। और छठा क्या है स्टूडेंट आपका जल है, ठीक है। तो पोषक तत्वों के आधार पर पहले हो गया क्या, कार्बोज समूह। तो हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत सर्वप्रथम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जिसके अंतर्गत क्या आता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत है आपका चावल है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, रागी है। और जड़ वाली जितनी भी सब्जियां होती है जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, प्याज हो गया, तो ये सब क्या है, ये जड़ वाली सब्जियों से भी क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है स्टूडेंट कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोज में कितना कैलोरी हमें मिलता है स्टूडेंट? याद रखिएगा 4.2 कैलोरी मिलता है। कितना मिलता है स्टूडेंट? 4.2 कैलोरी मिलता है। क्या? ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट। क्या मिलता है? ऊर्जा। शरीर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी मिलेगा? तो 4.2, ठीक है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, वसा समूह यानी फैट्स ग्रुप्स, या वसा समूह यानी फैट्स ग्रुप। वसा की स्रोत क्या होती है स्टूडेंट, यानी वसा हमें कहाँ किससे प्राप्त होता है? तो हम क्या बताएंगे कि वसा जो होता है तेल है, मक्खन है, तेल युक्त बीज होते हैं, नारियल है और मूंगफली है। इन सब से क्या होता है, हमें वसा की प्राप्ति होती है स्टूडेंट, ठीक है। फिर है आपका प्रोटीन। प्रोटीन समूह में क्या आता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि प्रोटीन कैसा समूह है। तो प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है, ये कार्बनिक यौगिक है। जैसे प्रोटीन हमें कहाँ किससे मिलता है स्टूडेंट? तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन के जो सोर्सेस होते हैं, दूध है, दही है, मांस है, मछली है, ये सब क्या है, सोर्सेस हम ऑफ
प्रोटीन होता है स्टूडेंट। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? टिश्यू की मरम्मत करना। ठीक है, ये वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और इसका सेकेंडरी कार्य क्या है, यानी सहायक कार्य क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि इसका सहायक कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? प्रोटीन को ही हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं, यानी शरीर का निर्माणक होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका विटामिन समूह, यानी इसमें कौन कौन से विटामिन आएंगे? तो विटामिन बी कैसा है आपका? तो विटामिन बी सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जैविक पदार्थों में कार्बन एक अवयव के रूप में रहता है, जिसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब जैविक पदार्थ है। यानी जैसे मान लीजिए आपका अनाज है तो वो क्या है? वो भी आपका जैविक है, फिर बाद में वो अनाज का रूप लेता है। आपका ये प्रोटीन हो गया तो दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब क्या है? दूध, अंडा, मांस, मछली भी जैविक है, माने जानवरों से लिया जा रहा है स्टूडेंट। तो वो सब क्या होता है? यानी जैविक पदार्थ, यानी जो जीवित पदार्थ से प्राप्त अवयव में कार्बन क्या होता है? एक अवयव के रूप में रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो उसका कार्बनिक यौगिक में एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और विटामिन है। जैसे आप वसा का मतलब कैसे समझेंगे स्टूडेंट? देखिए, जैसे गाय दूध देती है, दूध से ही क्या होता है? दही जमाया जाता है, या दूध की मलाई से ही क्या करते हैं? हम घी निकालते हैं ना। तो जीवित गाय तो जीवित है, फिर उससे दूध निकाला गया, फिर उसको जमाया गया, दही से भी क्या हो रहा है? हमें घी मिल रहा है। तो ये क्या हुआ आपका? कार्बनिक में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, विटामिन समूह में क्या होता है स्टूडेंट? तो विटामिन समूह क्या है? एक सक्रिय कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन कितने तरह के होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन, यानी कौन कौन सा? विटामिन बी और सी होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है? ए, डी, ई, के होता है। इसका याद करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट? कीड़ा शब्द से आप इसको याद कर सकते हैं। कीड़ा शब्द से इसको याद कर सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए, डी, ई, के कहेंगे, या उसी का ट्रिक क्या है आपका? कीड़ा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका है खनिज लवण समूह। तो ये क्या होता है? खनिज लवण जो होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि शरीर के कुल वजन का 4% भाग जो होता है वो क्या होता है? खनिज लवण से बना होता है। यह कैसा है? यह अकार्बनिक यौगिक होता है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि कार्बनिक, निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं? तो आपको दे देगा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे दिया प्रोटीन, सी ऑप्शन दे देगा विटामिन, और डी ऑप्शन देगा उपरोक्त में से सभी। तो हम क्या बताएंगे? जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या है? उपरोक्त सभी है। और अकार्बनिक यौगिक में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? तो खनिज लवण जो है क्या है? ये अकार्बनिक है, यानी इनको जलाने पर कार्बन जो है अवशेष के रूप में बचा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर है आपका छठा क्या है? जल। तो जल भी क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी को कितना 70% जल की आवश्यकता होती है। यूं कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में 70 से 80% क्या होता है? जल पाया जाता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। याद रखिएगा कि पोषक तत्वों के आधार पर जो है भोजन को कितने भागों में बांटा गया? तो 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला समूह क्या है? कार्बोज समूह, दूसरा समूह है वसा समूह, तीसरा क्या है? प्रोटीन समूह, चौथा है विटामिन समूह, पांचवा खनिज लवण समूह, और छठा क्या है? आपका जल है। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कार्य के आधार पर जो है भोज्य पदार्थ का कितने वर्गीकरण है, ये अभी आपको हम डिफाइन कर रहे हैं। शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ, यानी शरीर के का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ पहला आएगा। दूसरा क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। तीसरा क्या है? शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, यानी शरीर की रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ में क्या आएगा स्टूडेंट? तो इसमें आपके प्रोटीन और विटामिन से संबंधित जो भोज्य पदार्थ रहते हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले में भोज्य पदार्थ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? तो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए आपका 1 ग्राम
में कितना कैलोरी आपको बताया अभी। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट कर लीजिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज लिख लीजिए, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोज या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना बताया, 4.2 कैलोरी क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो इसमें भी हमको 4.2 ग्राम 2 कैलोरी ही ऊर्जा मिलती है, ठीक है, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर उसी तरह से 1 ग्राम आपका वसा हो गया स्टूडेंट, 1 ग्राम वसा से हमें कितना मिलेगा, 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट, ठीक है, 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ में क्या क्या आएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गए, ये सब क्या है हमारे मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं स्टूडेंट। तो आपको हमने यहाँ बता दिया कि 1 ग्राम, ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1 ग्राम कार्बोज से हमें कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें कितना मिलेगी, कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 मिलती है। और 1 ग्राम वसा से हमें कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आइए अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए, अब दूसरा है हमारा नस्वरता के आधार पर। नस्वरता का मतलब है स्टूडेंट की नष्ट होना। नस्वरता का मतलब क्या है, नष्ट होना, समाप्त होना। तो नस्वरता के आधार पर भी भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला आपका ए है नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ यानी नॉन परसेबल फूड्स। दूसरा क्या है, नश्वर पदार्थ यानी सेमी परिसेबल फूड्स। और तीसरा क्या है आपका, नश्वर होने वाले पदार्थ यानी परसेबल फूड स्टूडेंट, ठीक है। ये इसको भी हम कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, तो नश्वरता के आधार पर भी भोज्य पदार्थों को या फूड को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। यानी नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे हमारे अनाज हो गए, दालें हो गए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इन्हें हम बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। नमी रहित स्थान पर अगर इन्हें रखेंगे तो ये लंबे समय तक रहते हैं। ये यानी जल्दी नष्ट नहीं होते, या यूँ कह सकते हैं कि नष्ट नहीं होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अनाज हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, दालें हो गई, ये सब क्या है आपका, अचार हो गया, ये सब क्या है स्टूडेंट, ये सब नश्वर नहीं होने वाले पदार्थ होते हैं स्टूडेंट। यानी इन्हें हम नमी रहित स्थान पर रखेंगे तो ये नष्ट नहीं हो सकते हैं। नमी भी कितना % होना चाहिए स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 10% रखते हैं। नमी भी मॉइस्चर भी हमें रखना है तो अनाज में हम कितना रखेंगे, 10% हम नमी वाले स्थान पर अनाज को रखेंगे तो वो क्या होंगे, खराब नहीं हो सकते। दूसरा क्या है, अर्धनश्वर पदार्थ में क्या होता है स्टूडेंट, यानी वह पदार्थ जैसे जो कुछ महीने में या कुछ हफ्ता या कुछ महीने में क्या हो जाए, उनका रंग रूप में परिवर्तन आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धनश्वर पदार्थ बोलते हैं। यानी कुछ महीने में जैसे वो खराब हो, जैसे आपका हो गया सूजी हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप क्या समझेंगे स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल आप लिखिएगा, सूजी हो गया, भुना हुआ चना हो गया, हाँ ये सब क्या है, चना हो गया, भुना हुआ चना हो गया, बेसन हो गया, ये सब क्या है मतलब कुछ समय तक के बाद क्या होता है, इनके रंग रूप या स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। नश्वर होने वाले पदार्थ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो नश्वर होने वाले पदार्थ में वे पदार्थ आते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, मतलब जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपका बना हुआ सब्जी, ठीक है, बना हुआ सब्जी, फल, ये सब क्या है, ये सब आपके नश्वर पदार्थ में आएंगे स्टूडेंट। क्या आ जाएगा इसमें, पका हुआ सब्जी, ठीक है, पका हुआ सब्जी, और क्या आ जाएगा, फल, ये सब क्या है आपके नश्वर पदार्थ है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग है आपका है स्टूडेंट उद्गम के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन ओरिजिन। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है,
फूड को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट? तो ये इसको आप 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जंतु जगत से प्राप्त भोजन यानी फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। दूसरा क्या है? वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन यानी फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। जंतु जगत से प्राप्त भोजन जैसे आपका क्या होगा? मांस, मछली, अंडा, दूध, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके स्टूडेंट? मांस, मछली, ठीक है, अंडा और क्या हो जाएगा? दूध। ये सब क्या है? ये सब आपके जंतु जगत से प्राप्त होने वाले भोजन है स्टूडेंट। और वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोजन में जैसे क्या आ जाएगा? हरे साग सब्जियां, फल, ये सब क्या है? आपके वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले अनाज, ये सब क्या है? आपके वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोजन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा कि फल, फूल, सब्जियां, अनाज, ये सब क्या है? वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोजन है। अगला नेक्स्ट क्या है आपका? रासायनिक प्रकृति के आधार पर यानी बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर के आधार पर क्या होते हैं? भोजन को कितने भागों में बांटा गया है? भोज्य पदार्थों को तो 2 भागों में। पहला क्या है आपका? कार्बनिक पदार्थ। दूसरा क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में हमने क्या बताया स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब क्या है? आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब पाए जाते हैं और इनको जलाने पर कुछ भी क्या होता है? अवशेष नहीं बचता, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि मतलब उसमें क्या है? उनको अगर जलाया जाए तो कुछ उनका अवशेष बचता है, यानी कार्बन की मात्रा बचती है अवशेष के रूप में, उसी को हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। जैसे खनिज लवण, खनिज लवण को आप जलाएंगे स्टूडेंट तो कुछ न कुछ उसका अवशेष क्या होगा? बचेगा। इसी अकार्बनिक पदार्थ को ही हम दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि राख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अकार्बनिक पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? तो राख के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ये आज आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपसे इसका MCQ सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट। ये आप जितने भी हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नस्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण है, तो आपको संख्या में 3, 4, 5, 6 दे देगा, तो आप किस पर जाएंगे? 3 पर जाएंगे। फिर है आपको ऐसे दे देगा कि अर्ध नस्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें आपको दे देगा सूजी, भुना हुआ चना, ठीक है, ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम किस पे जाएंगे? ऑप्शन सी पर जाएंगे, ए तथा बी दोनों है। ठीक है, फिर क्या है? नस्वर होने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो आपके क्या आ जाएंगे इसमें स्टूडेंट? पका हुआ साग सब्जी हो गया, फल हो गया, तो ये सब क्या है? जल्दी शीघ्र खराब होने वाले हैं। इनमें मतलब बहुत जल्दी मतलब सड़न आ जाती है, बदबू आने लगता है, इनका रंग रूप बदल जाता है, इनके स्वाद बदल जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नस्वर होने वाले पदार्थ बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी है कि 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 9.1 कैलोरी, या कभी कभी आपको सिर्फ 9 दे देगा तो हम 9 पर जाएंगे। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो कभी कभी आपको ऑप्शन में 4 दे देगा, कहीं कहीं 0.2 होता है ना, 4.2 स्टूडेंट आपके 1 ग्राम प्रोटीन से भी मिलता है। ऑप्शन में आपके 4 देगा स्टूडेंट, तो हम 4 पे भी क्लिक करेंगे, लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.2 किलो कैलोरी होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है? आपको 4 कैलोरी दे रहा है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हमारा इससे रहेगा MCQ सीरीज रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए। जो बच्चे मतलब BA, BSc, BCom, BBA के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं स्टूडेंट, उनको ये क्लासेस है उनके लिए। और जो अगर आपके सीनियर्स हैं जैसे BA, BSc, BCom सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, आप चाहें तो उनको भी ये चैनल प्रोवाइड कर दें, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सके स्टूडेंट। अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड MCQ में मिलते हैं स्टूडेंट।